स्वामी रामदेव का एक टेप 2 दिन पहले देश के सामने आया था। उस टेप में स्वामी रामदेव अपने चहेते बीजेपी उम्मीदवार, अलवर से बीजेपी के उम्मीदवार चांदनाथ से संवाद करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। कैमरे में जब ये बातें कैद हुई, दोनों मंच पर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी और उससे पहले जो दोनों के संवाद हुए वो संदिग्ध थे। उस संवाद से कुछ लग रहा था दाल में कुछ काला है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि स्वामी रामदेव चांदनाथ से जो बात कर रहे थे उससे यह पता चल रहा था कि चांदनाथ का कुछ पैसा पकड़ा गया। स्वामी रामदेव कह रहे थे यहां इसकी चर्चा मत करो, लेकिन हम आज स्वामी रामदेव से ही पूछेंगे क्या हो रही थी बातचीत और क्या है स्वामी रामदेव का पक्ष। हमारे साथ हैं खुद स्वामी रामदेव, उनसे बात करेंगे कुछ और मुद्दों पर भी। अच्छा, किसी में कहीं से पैसे लाने में बड़ी दिक्कत होती है, हमारे पकड़े नहीं गए। अच्छा, किसी में कहीं से पैसे लाने में बड़ी दिक्कत होती है ना। तो हमारे साथ है खुद स्वामी रामदेव मुंबई से। रामदेव से हम समझेंगे पूरी बातचीत और उनसे सवाल जवाब के दौर में यह भी पूछेंगे क्या है उस टेप का मामला। स्वामी रामदेव, पहला सवाल आपसे उस टेप से संबंधित, चूंकि 2 दिन पहले देश ने वो टेप देखा जिस टेप में आप अपने उम्मीदवार, जो आपके उम्मीदवार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहा जा रहा है कि चांदनाथ को टिकट भी आपने दिलाया, आप चांदनाथ से एक वीडियो में बातचीत कर रहे हैं जिसमें चांदनाथ आपको कह रहे हैं पैसे लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे तो पकड़े भी गए। आप कह रहे हैं ये सब बात यहां पर मत करो, बाबले हो क्या, यहां पर मत बोलो। आप ही से समझना चाहूंगा स्वामी जी कि इस संवाद का क्या मतलब है। देखो मेरे भाई, ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, ये कोई गुप्त वार्ता नहीं है। पत्रकारों के सामने हम लोग बैठे हुए थे। ये 18-20 सेकंड का वीडियो आप लोगों के पास, 10-15 सेकंड का पहले का काट दिया। मैं पूरा वाकया आपके सामने रख देता हूं, जो प्रश्न पूछना हो पूछना, पूरी प्रामाणिकता से उत्तर दूंगा जी। इन जनरल महंत चांदनाथ जी ने कहा, बाबा जी आजकल बहुत लोगों के पैसे पकड़े जा रहे हैं, रोज अखबारों में निकल रहा है, मीडिया में छप रहा है। मैंने कहा महाराज, अब हम यहां पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, क्यों बिना मतलब बावड़ी बातें कर रहे हो, पता नहीं इसका क्या मतलब निकालेंगे। ये नॉन रेलिवेंट बात है, असंगत बात है, अप्रासंगिक बात है। अब इतनी बात के कहने में कौन सा काला धन आ गया, कौन सा सफेद धन आ गया, सोनिया गांधी के धन की, राहुल गांधी के धन की, बाबा के धन की, आपके मेरे धन की कोई बात करेगा क्या? स्वामी जी जो आपने कहा, दरअसल भंवर जितेंद्र जो राहुल गांधी का लंगोटिया यार है, अलवर में जो उसका दाहिना हाथ है भंवर जितेंद्र, वो हार रहा है तो उस चीज को हवा देने की। चलिए स्वामी जी, लेकिन सवाल सुन लीजिए स्वामी जी, लेकिन सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि लोगों के पैसे पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास है ऑडियो, मैंने खुद सुना स्वामी जी, उसमें उन्होंने कहा पैसे लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे तो पकड़े भी गए। बहुत कैटेगरिकल बात है स्वामी जी, उन्होंने दूसरे की बात नहीं की है। नहीं, देखो ऐसा है, देखो जो आप वीडियो आप मुझे सुना दीजिए कि जो है जो पैसे मेरे पकड़े गए। अब आप लोग जो है बोले खुसर पुसर कर रहे थे, कुछ अपनी तरफ से कुछ जोड़ दें, तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं। 10-15-20 सेकेंड हम लोग बैठे होंगे, अब उसमें जो है पूरी रामायण महाभारत जोड़ दो, इसका तो कोई मतलब नहीं है। साधारण सी बात है, चुनाव के समय पूरे देश में करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। ये कोई अलवर में नई घटना हुई है क्या? नहीं, यही बहुत बड़ा सवाल है। सही कहा आपने स्वामी जी, आपने सही कहा, बहुत बड़ा सवाल है। आपको एक डेटा बता दूं, चूंकि काले धन के खिलाफ आप कैंपेन करते हैं, इसी चुनाव में 15 अप्रैल तक 260 करोड़ रुपए पकड़े गए। इस चुनाव में काला धन, सिर्फ इस चुनाव की बात कर रहा हूं, जिसमें सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही 129 करोड़ पकड़े गए। तो ब्लैक मनी का इस्तेमाल तो चुनाव में होता है, आप भी जानते हैं काला धन के, तो आप उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इसलिए यह मामला संदिग्ध है स्वामी जी, क्योंकि अलवर में भी 3 अलग अलग तारीखों में 3 अप्रैल को 1 लाख, 9 अप्रैल को 15 लाख और 9 अप्रैल को फिर 4 लाख रुपए पकड़े गए, और जिससे पकड़े गए हरियाणा के लोग थे। तो लोग को लग रहा है कि कहीं कुछ कनेक्शन तो नहीं है। ऐसा है, देखो सीधी सी बात ये बताता हूं, कहां से पैसा किसका आता है इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, बाबा रामदेव और उनके समर्थकों का किसी का भी कोड़ी से लेकर के करोड़ तक काला धन है तो पकड़ो ना भाई। अरे आज से नहीं, 5 साल से सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है हाथ धो करके। 1000 से ज्यादा झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए, किसी एक जगह तो हमको गलत साबित कर पाते।
सरकार हम के तो कितने बड़े हाथ होते हैं अजीत भाई, आप सब जानते हो। मैं जानता हूं स्वामी जी, अब मैं जानता हूं आपके खिलाफ हो सकता है साजिशन, बहुत सारे मामले भी दर्ज किए गए होंगे, आपने प्रतिवाद भी किया है, समय समय पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो भी हमने दिखाया। लेकिन मैं एक सवाल और इस टेप पर चाहूंगा, उसके बाद बाकी बात करूंगा, क्योंकि इस टेप में बहुत कैटेगरिकल है स्वामी जी। मैंने खुद टेप सुना है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि पैसे लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे तो पकड़े गए। स्वामी जी, इसमें कोई फैक्ट इधर उधर छेड़खानी नहीं की गई है या कोई ऑडियो फैब्रिकेटेड कुछ भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है। ऐसा है, ये मतलब कौन सा, आप ये बताओ। पहली बात कि महेंद्र चांदना जी ने जो कहा कि भाई लोगों के पैसे पकड़े जा रहे हैं, लोगों नहीं कहा ना स्वामी जी, लोगों कहते तो हम बात नहीं करते। इसमें मैं एक साधारण से बात कहता हूं कि मैंने कहा भाई यहाँ पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, यहाँ ये नॉन रेलिवेंट है, ये अप्रासंगिक असंगत बात है, और यहाँ इसका पता नहीं कौन क्या मतलब लेगा। स्वामी जी आपने सही कहा, स्वामी जी जो आपने कहा आपकी बात उतनी है, ये सब बात यहाँ पर मत करो, बाबले हो क्या। दूसरों के पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे पैसे लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे पकड़े गए। और चूंकि ये टेप हम सब ने चलाया और देखा है, मैंने खुद भी देखा है, इसलिए इसमें लग रहा है कि वही बात है जो मैं कह रहा हूं। स्वामी जी आपकी बात में कोई गड़बड़ी नहीं है, आप तो कह रहे हैं यहां मत बात करो, लेकिन अगर वो ये बात कह रहे हैं और आप कह रहे हैं यहां मत बात करो, तो कुछ स्वामी जी दाल में काला जैसा लग रहा है। ऐसा भाई दाल में काला नहीं, कुछ भी घोटाला है, कुछ भी गलत बात है तो चांदना जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो ना, उनको गिरफ्तार करो ना, उनको आपको जो सजा बनती है वो गुनाह उनको उसकी सजा दो। ये इस तरह से एक अपराधी की तरह उनके साथ में व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनकी शिकायत कांग्रेसियों ने भी कर दी है और उसके ऊपर जो भी चुनाव आयोग निर्णय लेता है उसको लेने दो। हम तो भाई कभी भी ना गलत काम के साथ थे, न हैं और न होंगे। अच्छा स्वामी रामदेव, क्या लेना देना? स्वामी रामदेव, उम्मीदवार तो चांदनाथ आपके ही है ना, आपने टिकट दिलाया है, बीजेपी के नेता ने भी, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उसके बारे में रामदेव जी जवाब देंगे, चांदनाथ जवाब देंगे। मैं तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपना ही मानता हूं। ये इसका उम्मीदवार बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि उम्मीदवार कौन होगा। अब मैं तो पूरे देश भर में घूम रहा हूं, अब सारे उम्मीदवार मेरे हैं, तो फिर बीजेपी कहां है? कोई बाबा की राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम इस देश के लिए काम कर रहे हैं, काला धन भ्रष्टाचार। स्वामी जी आप फिलोसफिकल बात कर रहे हैं, सारे उम्मीदवार आप ही के हैं, तो मोदी जी के उम्मीदवार कौन होंगे? है कांग्रेस ने वही मैं आपसे बात कह रहा हूं कि सारे उम्मीदवार यदि मेरे ही हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों में मेरे प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, तो सबको बाबा ही टिकट दिला रहे हैं, तो बाकी राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? चलिए गलत बातें हैं। हमारा एक ही मकसद है, जिस नेहरू खानदान ने इस हिंदुस्तान को लूटा है, इस बार उनको सबक सिखाओ और उनसे जो लूटा है उनसे वापस छीनो, हिसाब लो और जो है पूरे देश के लोगों को न्याय और हक दिलाओ। इसके लिए हम लड़ रहे हैं और हम इसमें कामयाब होंगे। 16 मई को आप देखेंगे कि 300 से ज्यादा सांसदों के साथ मोदी संसद में पहुंचेंगे और हिंदुस्तान की राजनीति में परिवर्तन का इतिहास बनाएंगे। स्वामी जी दूसरे सवाल पर आऊंगा, जिस तरह की आज बयानबाजी हुई, लेकिन उससे पहले चूंकि आपने कहा कि 300 सांसदों के साथ मोदी संसद में पहुंचेंगे, अगर यह सच हुआ तो राजगुरु होंगे क्या रामदेव? भैया हम तो फकीर होकर के खुश हैं, लेकिन हिंदुस्तान का वजीर अच्छा हो, जो देश के साथ इंसाफ करे। 1000 लाख करोड़ रुपए का काला धन दिलाए, भ्रष्टाचार मिटाए, देश को बदले। और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं, हमें शुरू में लगा था कि कांग्रेसियों ने, आज आदरणीय मुखर्जी साहब राष्ट्रपति बन चुके हैं, वो मेरे से मिलने गए, कपिल सिब्बल जी, पवन बंसल जी, साहे जी, सुबोध कांत जी, अब बेचारे बोध खो बैठे। अब प्रधानमंत्री जी ने मुझसे बात की, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, कि बाबा हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन लाएंगे, देश को न्याय दिलाएंगे। लेकिन मुझे अब पता लगा है कि करीब यदि 16 करोड़ रुपए देश के बाहर जमा है तो 50 लाख करोड़ रुपए अकेला नेहरू खानदान का है, और ये तो 10% जो बाहर गया है। स्वामी जी लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। स्वामी जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, स्वामी रामदेव किंग मेकर तो हो जाएंगे क्योंकि आप कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन क्या राजगुरु की भूमिका होगी एबव ऑल? ऐसा देखो, हमको कुछ नहीं बनना, हम तो देश को बनाने में लगे हैं। पहले भी इस देश के करोड़ों लोग हमसे
प्यार करते थे, आज भी करते हैं। ये तो कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो है, उन्होंने हमारे खिलाफ जो भी काम किया, उनको जो करना था वो अपने कर्म का फल भोगेंगे, लेकिन हम किसी भी तरह का कोई पोजीशन पाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, जिस ढंग से पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है यूपी में, और जिस ढंग से, पहले तो हम शुरू करते राजनाथ सिंह से, कि राजनाथ सिंह जिस ढंग से मिलने गए कलवे जब्बात जो शिया नेता हैं, और उसके बाद मुलाकात के बाद शिया नेता ने कहा कि राजनाथ तो वाजपेयी की तरह बहुत अच्छे, लेकिन मोदी से खौफ लगता है, मुसलमान खौफ ज्यादा है, डरते हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्योंकि आप तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकले हुए हैं। ऐसा है, देखो, मुसलमानों के अंदर ये जो खौफ, भय, डर, आतंक पैदा किया गया प्रायोजित तरीके से कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, इसमें मोदी का कोई योगदान नहीं है। दंगे मोदी ने नहीं कराए, दंगे एक विकृत मानसिकता करवाती है, और मोदी जितना हिंदुओं का भला करेंगे उतना ही मुसलमानों का भला करेंगे, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और मेरी एक बार नहीं अनेकों बार मोदी जी से बात हुई, और मोदी जी ने खुद कहा इस बात को कि मैं विकास के मायने में जो भी सरकार की ओर से काम होना चाहिए उसमें किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करूंगा हिंदू और मुसलमान के नाम पर। इस देश में हिंदू और मुसलमानों के नाम पर जो पक्षपात किया वो कांग्रेस ने किया है, मोदी ने नहीं किया है। स्वामी जी, आपने कहा कि मुसलमानों को डराया गया, आपने भी कहा, सवाल उठता, आज गिरिराज सिंह जो मंत्री रहे बिहार में, बीजेपी की सरकार जब थी, साझा सरकार, जब वो कहते हैं, अगर वो कहते हैं जो लोग मोदी को रोकना चाहते हैं वो लोग पाकिस्तान देख रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं होगी, पाकिस्तान में होगी, तो डरा कौन रहा है? किस तरह की भाषा है? क्या कहा जा रहा है ये कि ये इन लोगों की जगह राजनीतिक मक्का मदीना सब पाकिस्तान है? ऐसा देखो, मैं तो इसे अगली बात कह देता हूं। यदि 5 साल तक मोदी जी की सरकार ठीक चली और देश की नीतियों में बड़ा परिवर्तन आया, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्मा और इधर कैलाश मानसरोवर तक, और ये जो जावा, समुद्र, इंडोनेशिया, कंबोडिया, जो पहले जो महान भारत था वो दोबारा से अपना ही बन जाए, तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग ही नहीं रह जाएंगे। हिंदुस्तान में जो है जब ताकतवर होगा तो जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं जो अपने ही अंग थे कभी, वो महान भारत, वो अखंड भारत दोबारा बन जाएगा। समझा नहीं, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं स्वामी जी, समझा नहीं, दो देश प्रश्न नहीं है, समझा नहीं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत सब मिलकर एक देश हो जाएंगे। कुछ इसी तरह की बात मुलायम सिंह ने कई साल पहले कही थी। आप कह रहे सब सारी सरहदें मिल जाएंगी, मोदी सबके प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। सारी सरहदें मिल जाएंगी जब ताकतवर हिंदुस्तान होगा, तो ये अखंड भारत दोबारा बनेगा। ये सपना नहीं, ये हमारा संकल्प है। वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा करने का जज्बा हम दिल में रखते हैं। और अजीत अंजुम भाई, यदि ऐसा हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। देश एक बार आगे बढ़ने का मौका तो दो। चूंकि वक्त कम है स्वामी जी, चूंकि वक्त कम है, आपने ये जवाब देकर मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। वक्त कम है, इसलिए 2 सवाल चाहूंगा संक्षिप्त जवाब के साथ। ये तो थोड़ी ऐसी बात कर रहे हैं अजीबोगरीब। पाकिस्तान एक अलग मुल्क है 1947 से, बांग्लादेश 71 से एक अलग मुल्क है। बांग्लादेश पाकिस्तान की अलग लोकतांत्रिक वहां की सरकारें जैसी भी हैं, और तीनों की अलग आइडेंटिटी है। अब ये कौन सा सपना देख रहे हैं कि तीनों मिल जाएगा और तीनों भारत का अभिन्न अंग हो जाएगा? अरे तीनों पहले एक ही थे। 67 साल पहले देखो, 1947 1971 से पहले की बात करो तो देश तो सीमाएं तो राजनीतिक दृष्टि से अब 67 से ज्यादा देशों पर अंग्रेजों का राज था, फिर वो खत्म हो गया। लेकिन हम तो अपने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान से तक, और इधर जावा, समुद्र, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये तो महान भारत, अखंड भारत था ही ना। हम कोई बिना हुई तो बात आर्यावर्त बनाएंगे। आपको ये सच बताता हूं, एक बार हिंदुस्तान को ताकत के साथ खड़ा होने दो, देखो फिर किस तरह से हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सामने खड़ा होता है ताकत के साथ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं 30 सेकंड में, 40 सेकंड में जवाब चाहूंगा, वक्त कम है, कि ये कैसे मुमकिन है? क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी? काल्पनिकता की बात है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और जावा, सुमात्रा सब एक कैसे हो जाएगा स्वामी जी, जरा बताइए। और फिर तो इसका मतलब ये जो 543 सीटों का चुनाव है, इसमें और जोड़ दे 300-400 सीट, और सबके मुखिया नरेंद्र मोदी होंगे, क्या होगा? ऐसा है, देखो आप अजीत भाई, देखो आज से 5 साल पहले तक सोनिया गांधी के खिलाफ कोई एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक गांव वाला जहां आपके सामने फकीर बैठा है, और एक चाय वाला, ये दोनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सपने में दिखाई देते हैं। उनकी हमने पोल खोल दी, उनकी जड़ें हिला के ही नहीं रख दी। उनका ये जो बरगद की तरह जो पेड़ जमा हुआ था,
अब वो उखड़ चुका है। लेकिन सवाल और मैंने कुछ हिंदुस्तान पूछा, जवाब अब आप कुछ दे रहे हैं स्वामी जिस जी। बदलाव के रास्ते पर चल रहा है आगे। अरे मैं कह रहा जो नहीं सुना, जो नहीं देखा वही होता है। इसलिए तो ये भी होगा। पहले हिंदुस्तान को बचा लो, फिर वो अखंड भारत भी बन जाएगा। चलिए स्वामी ये भी जी, होगा। वक्त कम है, एक आखिरी सवाल। जिस ढंग की राजनीति हो रही है और संगीत सोम ने भी जिस ढंग से बातें की है, जो पाकिस्तान परस्ती की बात मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त एक तरह से बताने की है गिरिराज सिंह ने, और संगीत सोम का जो आज बयान है, क्या इस बयान की आप निंदा करते हैं? या जिस किस्म की राजनीति है, चूंकि इस राजनीति से मोदी और बीजेपी को फायदा है, इसलिए स्वामी रामदेव भी इसी किस्म की राजनीति के साथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक भारत और नेक भारत की बात करते हैं। मैं मानता हूं हिंदू और मुसलमानों का जिस्म अलग हो सकता है, खून एक है, खानदान एक है, पूर्वज एक है। मैं तो मूल खानदान, मूल संस्कृति, मूल सभ्यता, मूल वतन की बात करता हूं, और इसलिए हिंदू और मुसलमान को जोड़ने की बात करता हूं। बाबा रामदेव ने कभी तोड़ने को देवबंद में जाता है और सबको कहता है आओ हमने पहले अंग्रेजों को मिलकर के भगाया था, अब इन भ्रष्टाचारियों को मिलकर के ठिकाने लगाएं और अपना हक पाएं। इसलिए मैं कभी तोड़ने की बात न करता था, न कर रहा हूं, न करूंगा। लेकिन आप कुछ ज्यादा ही जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिससे दुनिया के जो बाकी देश हैं, आप कह रहे हैं जैसी बात आप करें, सारे देश मिलकर एक अखंड भारत हो जाएं, जो नामुमकिन है 19वीं, 21वीं, 22वीं, 24वीं, 26वीं सदी में, किसी भी सदी में नामुमकिन है स्वामी रामदेव जी। लेकिन चलिए, आपने एक बात कही, आपकी राय की हम कद्र करते हैं। जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह की राजनीति अमित शाह ने की, आजम खान ने भी की, और उसके बाद संगीत सोम का जैसा बयान आया, जिसमें संगीत सोम जो बीजेपी के नेता हैं और विवादास्पद नेता हैं, मुजफ्फरनगर के दंगों के दौरान उनकी भूमिका संदिग्ध थी, जिस ढंग से उन्होंने कहा कि आजम खान जैसे लोग जेल जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो, और साथ में कहते पाकिस्तान फतह करना हो तो अकेली सरधना विधानसभा को 2 दिन की छुट्टी दे देना, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान को मैं देश नहीं मानता, पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद का गढ़ है। क्या ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं स्वामी रामदेव, या निंदा की जानी चाहिए? ऐसे बयान हमारे लोकतंत्र में, चुनाव में एक किस्म का ध्रुवीकरण तो कर सकता है, लेकिन दिलों को बांटता है। देखिए, मैं तो जोड़ने की बात करता हूं। योग का मतलब ही है जोड़ना। और देखो, 67 साल पहले भी हम जुड़े हुए थे और वापस भी जुड़ सकते हैं। मैं किसी भी तरह की घृणा की, नफरत की राजनीति को कतई न उसका आदर करता हूं, न उसका समर्थन करता हूं। दूसरी बात, इस देश में ध्रुवीकरण जो हुआ वो कैसे हुआ? कहीं से भी आतंकवादी पकड़ा जाता है, जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से, बिहार से, यूपी से, सबका टारगेट नरेंद्र मोदी होता है। सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी होकर के मोदी के पीछे पड़ जाती हैं। मोदी जो है वो इस देश के लिए खतरा है, मोदी जो है वो मुसलमानों को खत्म कर देगा। अरे किसी एक मुसलमान की बात छोड़ो, किसी साधारण मनुष्य इतर जो जीव हैं, किसी की हत्या नरेंद्र मोदी ने की हो तो बताओ। स्वामी रामदेव, लेकिन अगर अमित शाह जाकर कहते हैं हमें बदला लेना होगा, संजीव बलियान जो मुजफ्फरनगर में उम्मीदवार थे बीजेपी के, उन्होंने कहा कि स्वाभिमान की लड़ाई है, सड़क बिजली तो होती रहेगी, पहले हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, पहले हमें स्वाभिमान वापस चाहिए। और गिरिराज सिंह जो मंत्री रह चुके हैं, वो अगर कहते हैं कि आने वाले दिनों में जो लोग मोदी का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जगह हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में है, तो ये लोग कौन लोग हैं? ये विरोधी पार्टियों के लोग नहीं है सर, ये सब बीजेपी के लोग हैं स्वामी जी। देखो, 2 बातें हैं। एक तो राष्ट्र विरोधी ताकतें, अमेरिका परस्त, चीन परस्त ताकतें, जो और कुछ अपने देश में भी विघटनकारी शक्तियां बहुत हमेशा से काम करती रही हर एक देश के अंदर। वो कोई नहीं चाहते कि देश में एक मजबूत सरकार बने। मैंने जो 3 नाम लिए आपको स्वामी जी, मैंने जो 3 नाम लिए, इसमें से कोई विघटनकारी नहीं है, विदेशी शक्तियां नहीं है, CIA का एजेंट नहीं है। मैंने नाम लिया अमित शाह के, मैंने नाम लिए संजीव बलियान के जो उम्मीदवार है, हो सकता है जीत कर आ जाए मुजफ्फरनगर के, मैंने नाम लिए संगीत सोम के जो विधायक है, और मैंने नाम लिया विरोध कर रहे हैं जी। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि एक तरफ ये सब लोग, ये तो बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो मोदी का दूसरे लोग जो विरोध कर रहे हैं और मोदी को ये बता रहे हैं कि ये तो खूनी आदमी है, कातिल आदमी है। स्वामी जी नहीं, वो मेरे सवाल को डक कर रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी मेरे सवाल को डक कर रहे हैं आप, मेरे सवाल को भटका रहे हैं। मोदी के नाम पर ध्रुवीकरण। स्वामी जी मैं जानता हूं, आप भी मुझे कई सालों से जानते हैं, मोदी के नाम पर स्वामी जी ध्रुवीकरण बीजेपी वालों ने किया होगा 5 से 10%। 90% मोदी के नाम पर ध्रुवीकरण दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने किया।
कुछ मुसलमान लीडरों ने किया। अच्छा, आज तक नहीं स्वामी जी, फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। स्वामी जी नहीं स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियां करती हैं। स्वामी जी एक बात सुन लीजिए, स्वामी जी आप कहते हैं पहनते, उसको मुद्दा बना दिया। स्वामी जी, तो मुसलमानों का और हिंदुओं का ध्रुवीकरण दूसरे राजनीतिक दलों ने ज्यादा किया, उसमें कुछ बीजेपी वालों ने भी भूमिका निभाई है, मैं मानता हूं। नहीं, लेकिन स्वामी जी ये कुछ भूमिका नहीं है। अगर आप कहते हैं मंत्री रह चुके एक शख्स जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, सांसद वो भी हो सकते हैं मोदी लहर में, बिहार से गिरिराज सिंह, अगर वो कहते हैं कि आज जो लोग मोदी को रोक रहे हैं पाकिस्तान परस्त हैं, जो लोग मोदी को रोकना चाहते हैं, लोग नहीं चाहते पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके, उनका राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान में है, ऐसे लोगों को हम हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान भेज देंगे या उनकी जगह पाकिस्तान में है। यह हैरत की बात है। इस देश में, लोकतांत्रिक देश में अगर ऐसी बातें करते हैं तो आप जाहिर है टारगेट कर रहे हैं कौम पर, और साथ में लोकतंत्र में विरोध को आप करें पाकिस्तानी है। देखो ऐसा है, ये जो बातें हैं फिरका परस्ती की, मैं इनको कतई पसंद नहीं करता, ना इनका समर्थन करता हूं। दूसरी बात आपसे एक और कहता हूं कि ये जो है क्या सच नहीं है कि पाकिस्तान के सैनिक हमारे सैनिकों की शीश काट के ले जाते हैं और हमारी सरकार मौन बैठी रहती है, और इस देश के अंदर जो आतंकवादियों को जब फांसी पर अटकाया जाता तब उनके समर्थन में भी हिंदुस्तान में लोग खड़े हो जाते हैं। मैं इस बात का समर्थन यहां नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात ये कह रहा हूं कि बहुत से लोग हैं जिनकी निष्ठाएं हिंदुस्तान में रहते हुए भी पाकिस्तान में हैं। तो लेकिन स्वामी जी, कोई भी देश स्वामी जी सर काटने की कोई भी भारतीय समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन मैं देशभक्त मुसलमानों के साथ था, हूं और रहूंगा, और देशद्रोही चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका विरोध करता था, कर रहा हूं, करूंगा। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, जो जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो जाए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए या जैसे भी हो जाए, अगर हो जाए तो स्वामी जी राजयोगी होंगे कि नहीं? स्वामी रामदेव तब राजयोगी होंगे या नहीं? राजयोगी मतलब राजगुरु। ऐसा बाबा फकीरी आया था और फकीरी जाएगा, वजीर नहीं बनेगा कभी भी। लेकिन वजीरों के नाक में नकेल रखना इस देश के फकीरों ने सदा से इस काम को किया है। धर्म का, सत्य का, नैतिकता का अंकुश यदि सत्ताओं पर नहीं होगा तो वो पागल हो जाएंगी, अंधी हो जाएगी, वो देश के लिए शुभ नहीं होगा। इसलिए राज सत्ता के ऊपर अध्यात्म सत्ता भारत में युगों युगों से रही है और आगे भी उसका अंकुश रहना चाहिए। मोदी की सरकार बनने के बाद स्वामी रामदेव की हैसियत क्या होगी? राज सत्ता के ऊपर अध्यात्म सत्ता, तो मोदी सत्ता के ऊपर रामदेव सत्ता, मैं ये समझना चाह रहा हूं। अरे नहीं, गलत बात अजीत भैया, ऐसी बातें मत करो। ये देखो, ये ठीक बात नहीं है। देश में सत्ता में सत्य का साम्राज्य हो और राजनीति के ऊपर नैतिक नियंत्रण हो, राजनीति नीतियों के लिए काम करे, अनीति के लिए काम ना करे, ये तो सबकी अपेक्षा, उस दिशा में हम काम करेंगे। आखिरी सवाल स्वामी रामदेव जी, आपने लगातार पिछले कुछ सालों से इल्जाम लगाया कि सरकार, राज्य सरकार जब उत्तराखंड में कांग्रेस की बनी तो, या केंद्र सरकार लगातार अलग अलग एजेंसियों का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ मामले दर्ज कराती रही, इनकम टैक्स से लेकर तमाम मामले आप ये आरोप लगाते रहे। आपको लगता है कि मोदी की सरकार बन गई, उसके बाद ये सारा पचड़ा कोर्ट कचहरी का चक्कर, जांच, सीबीआई, सबसे रामदेव मुक्त हो जाएंगे और रामदेव के अच्छे दिन आने वाले हैं? हम इसलिए मेरे भैया जी, हम अपने लिए मोदी से कुछ भी नहीं मांगेंगे। हम याचना करते हैं देश के लिए, हमारे लिए आप कभी कुछ नहीं मांगेंगे, न सेल टैक्स, न इनकम टैक्स, न ईडी, न सीबीआई। किसी भी केस में मोदी से राहत देने के लिए नहीं बोलेंगे। चलिए स्वामी जी, शुक्रिया। और अब आपके मोदी भी आपके हो जाएंगे जब मोदी प्रधानमंत्री होंगे। आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री भी हमारा, मंत्री भी हमारा और पूरी कैबिनेट हमारी, क्योंकि इस सरकार अगर बनती है, बदलती है, उसमें स्वामी रामदेव जी की अहम भूमिका होगी, जैसा आप बार बार कहते भी हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। स्वामी रामदेव जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।